वेलकम टू जहांगीर स्टडी। आई एम संतोष जहांगीर। आज हम कक्षा 12 के अंदर राजनीति विज्ञान के अंदर इकाई फर्स्ट के अंदर लेसन 4 स्वतंत्रता एवं समानता का अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता एवं समानता का हम अध्ययन करेंगे बेटा। स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, कैसे बना स्वतंत्रता? अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव या मुक्ति। यानी स्वतंत्रता का जो एक अर्थ बताया गया है उसका मतलब है बंधनों का अभाव या मुक्ति। स्वतंत्र यानी बंधन नहीं होना, यह स्वतंत्रता है। यह इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट है, ये लिबर्टी शब्द का अर्थ है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की राज्य क्रांति सभी का केंद्रीय पक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति था। जितने भी जीव क्रांतियाँ युद्ध जो भी हुए हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति, जो भी संघर्ष हुए हैं वो किसके लिए हुए हैं? स्वतंत्रता के लिए। व्यक्ति हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी प्रकार बंधन नहीं हो। तो जितनी भी क्रांतियाँ विश्व में हुई है उन सब का जो कारण है वो क्या था? स्वतंत्रता प्राप्त करना ही था। संसद का इतिहास स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है। हमारे देश के अंदर जो संसद का जो इतिहास है, संसद का निर्माण किया गया, संविधान का निर्माण किया गया, वो संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्रता के लिए विद्वान हेनरी पैट्रिक ने क्या कहा, ये एक अब ध्यान देने की बात है। हेनरी पैट्रिक विद्वान ने ये कहा, या तो मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु, या तो मुझे स्वतंत्रता दे दीजिए या फिर मृत्यु दे दो, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। जैसे मान लो सोने में बंद एक पिंजरे में पक्षी की स्थिति, उस पक्षी को पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो इतना खुश नहीं रहेगा जितना वो बात उड़ने से, खुले आकाश में उड़ने से खुश रहता है बेटा। तो वो बात इन्होंने कहा है कि मुझे या तो स्वतंत्रता दीजिए या फिर मृत्यु, दोनों मेरे लिए बराबर है। अगर स्वतंत्रता नहीं दे सकते तो आप मृत्यु दे दीजिए, मैं किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, उन्होंने ये कहा। हमारे देश के जो महान देशभक्त जिनको बाल गंगाधर तिलक ने भी ये कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसके बारे में आगे मैं बताऊँगा। फिर भी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, महान विद्वान रूसो ने भी यही कहा था, व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है मगर उसे जंजीरों से जकड़ा जाता है, बाद में उसे जंजीरों से जकड़ा जाता है। यानी स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जंतु परतंत्र नहीं रहना चाहता, वह स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वतंत्रता सबसे उसके लिए बहुत अहमियत रखती है। आज इस लेसन में हम स्वतंत्रता समानता दोनों को देख रहे हैं। अब देखते हैं स्वतंत्रता का अर्थ है। इसका जैसे अर्थ हम संक्षेप में देखें तो क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव या स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपनी इच्छा से कार्य करने की शक्ति का नाम है क्या है? स्वतंत्रता। क्वेश्चन आए स्वतंत्रता का अर्थ बताइए, तो अर्थ लिखना आपको बंधनों का अभाव या स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अर्थ को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें स्वतंत्रता नकारात्मक और दूसरा आएगा इसमें सेकंड सकारात्मक अर्थ। अब देखते हैं हम इसमें नकारात्मक का क्या मतलब है। स्वतंत्र नकारात्मक अर्थ में क्या बताया गया है, विशेष रूप से क्या बताया गया है इसमें? यह वह स्थिति है, स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ ये बताता है, यह वह स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता है, किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है। व्यक्ति को मनमानी करने की छूट हो, व्यक्ति जो भी चाहे वो करे, वो स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष है। सामाजिक समझौतावादी विचारक होब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध या नियंत्रण का सर्वदा अभाव है। यानी किसी प्रकार का निरोध, किसी प्रकार का उस पर अंकुश नहीं हो और नियंत्रण नहीं हो, वही स्वतंत्रता कहलाएगी, उन्होंने ये कहा। इसी प्रकार रूसो भी इसी अवधारणा से प्रभावित थे। व्यक्तिवादी विचार भी स्वतंत्रता के इसी स्वरूप का समर्थन करते हैं। ये स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ है। इसमें यह बताया गया है कि किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए व्यक्ति के ऊपर, और व्यक्ति अपनी मनमानी जो भी चाहे वो करे, वही स्वतंत्रता कहलाती है। ये इसका नकारात्मकता की बात करते हैं। स्वतंत्र नकारात्मक पक्ष है, अपनी मनमर्जी से कार्य करना, ये सब इसमें शामिल है। जे.एस. मिल ने भी इसी के बारे में ये बताया। जे.एस. मिल ने भी इसी वर्ग में शामिल है। वो कहते हैं कि अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय, दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए। जे.एस. मिल वो ये कह रहे हैं
कि अंतःकरण अपने जो मन में जो बात है, अंतःकरण अपने मन में जो बात है, वो जो विचार है उनको धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय, दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? निर्बाध छोड़ देना चाहिए। और व्यवसाय करने के लिए उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। व्यक्ति जैसा व्यवसाय करना चाहे उसको करने दिया जाना चाहिए, तभी व्यक्ति स्वतंत्र कहलाता है। इसी क्रम में मिल कहता है कि राज्य को व्यक्ति के निजी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, आपके अभी भी काम आएगी, आगे भविष्य में भी काम आएगी। जब विचारक जो भी पॉलिटिकल के थिंकर्स है उसमें मिल ये बात हमेशा राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण, निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। ये बात मिल ने कही थी, जेस मिल ने ये बात कही थी कि व्यक्ति के निजी कार्य में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर। निजी कार्य आप जानते हो कौन से होते हैं? आप समझते हो बेटा? जैसे मान लो किसी को क्या, जैसे मान लो कोई कैसे किस तरह स्वस्थ रहता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे अपने परिवार कैसे क्या खाता पीता है, कैसे वो सोचता है, ये सब उसे निजी कार्य है। मकान कैसे बना के रहता है, कैसे वो पढ़ रहा है, कैसे क्या कर रहा है, क्या खेलता है, ये सबसे उससे क्या है निजी कार्य है। इसमें राज्य ये नहीं कह सकता आप ऐसे क्यों खाना खा रहे हो, आपने जो खड़े खड़े खाने क्यों खा रहे हो। ये मैं उदाहरण बता रहा हूँ। आपने जो इस तरह कैसे सोते हो, इस तरह कैसे बैठते हो, ये उससे निजी कार्य है। ये नकारात्मक अवधारणा मानती है। अब नकारात्मक अवधारणा में जैसे इसमें जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं उनको आप देखिए क्या लिखा है इसमें। जैसे पहला है प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, यानी कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए व्यक्ति के ऊपर, वही स्वतंत्रता है। सेकंड, राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। अगर राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? सीमित हो जाएगी, यानी व्यक्ति स्वतंत्रता महसूस नहीं करेगा अपने आप को। जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना, इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नोट्स टाइप है, तो आप इसको सब बच्चे जो भी मैं इसको लिखता आप इसको पूरे को पढ़ते हुए इसको नोट आउट करो, कि कॉपी के अंदर नोट आउट करो, इसको नोट लिखो। सभी चीज़ों के नोट्स है, इस लेसन के नोट्स कहलाते हैं ये, यानी पूरे पाठ का मुख्य बात है ना वो लिखी है मैंने। ये नहीं सब कुछ मैंने नहीं उतारा इसमें से, क्योंकि मैंने छांट के ये नोट्स है इस लेसन के, इनको आप याद कर लोगे तो आप ढंग से हर चीज़ इसमें जो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये नोट्स टाइप के अंदर हम आपको करा रहे हैं और इम्पोर्टेंट छांट के ढंग से इसको करा रहे हैं। तो बेटा आपको ये याद करना है, हर चीज़ इसको समझना है। मैं हर चीज़ नहीं, मैं इसको बोल ज़रूर दूंगा तुम्हारी वजह से, लेसन में हर चीज़ मैं बता सकता हूँ, मगर जो मैंने इसमें लिखाया है ना, ये नोट्स टाइप लिखा हुआ है, पूरा इसमें वर्णन नहीं किया मैंने सब कुछ। हाँ, मैं इसमें कुछ विशेष बातें अलग से बोलूँगा, वो आप सुन सकते हो। इसमें क्या होता है कि हमारी जो शिक्षा प्राप्त करने की जो नई टेक्निक में क्या होता है कि हमारी क्या होता है कि हम जैसे कुछ चीज़ को सुनते हैं तो वो हमको याद है, बार बार आप इसको सुनोगे, मेरे इस वीडियो को बार बार आप सुनोगे ना तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। जैसे इसको बार बार चला चला के सुनो आप, जैसे जो भी इसमें लिखा है उसको बार बार वीडियो को देखो सुनो, उससे आपको क्या होगा, लेट लगा के सुन लो, इससे क्या होगा आपको, इसको आप बार बार सुनोगे तो आपको ये अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो इसको बार बार सुनो और जो ये हमारा चैनल इसको सब्सक्राइब करो, जो ताकि हमें आगे भी और भी आपकी जैसे हम ये माने कि आप इस चीज़ इनसे कुछ हो। सभी राजस्थान के विद्यार्थियों से निवेदन है जो भी 12th क्लास के बच्चे हैं पॉलिटिकल साइंस के, इसको उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमने ये चालू किया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको आप पढ़ते रहो और समझते रहो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान देना है। तीसरा इसमें क्या बताया, नकारात्मकता में जो मुख्य पॉइंट बताया गया है, कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी रहती है। वो ये कहते हैं कि सरकार कैसी होनी चाहिए, कम से कम शासन करने वाली सरकार ये अच्छी मान होती है। जो नेक्स्ट है इसमें, मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत हितकर है, यानी मानव विकास के लिए एक खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए। हर क्षेत्र में व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी करे, वो तक खुली कंपटीशन प्रतियोगिता वो हितकर है। सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है और व्यक्ति के निजी कार्य में कोई भी सरकार दखलंदाजी नहीं करे। ये इसमें आपके नकारात्मक पक्ष आ गए स्वतंत्रता का। ये स्वतंत्रता है मगर इसमें नकारात्मकता है। इससे क्या नुकसान होगा मैं आपको इसके बारे में बताऊं। अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अराजक बन जाएगा, वो अपनी मन मर्जी करेगा, एक दूसरे की स्वतंत्रता का क्या कर लेगा, वो हनन करेगा। तो ये होना नहीं है, मगर इसमें इन्होंने बताया भाई ये तरीका स्वतंत्रता का एक पक्ष ये कहता है नकारात्मक। वैश्वीकरण के युग में मनुष्य परस्पर निर्भर है, आज वैश्वीकरण का युग है उसमें परस्पर निर्भर है। स्वतंत्रता का यह तार्किक नहीं है, जो नकारात्मक स्वतंत्रता बताई गई विद्वानों ने, ये तार्किक नहीं है। समाज में रहते हुए हमें मर्यादाओं का पालन करना होगा, ये नहीं
व्यक्ति को मन मर्जी करने दिया जाए। मान लो किसी व्यक्ति को किसी का मतलब कष्ट देने में अच्छा लगता है तो ये गलत बात है, हम ऐसा थोड़ी करने देंगे। कोई व्यक्ति अपराधी है तो अपराध करने में अच्छा लगे तो समाज के लिए नुकसानदायक है, तो ये एक अमर्यादित बात है, अतार्किक है। तो हमें ऐसी में स्वतंत्रता उपयोग नहीं कर, इसका उपयोग नहीं कर सकते। हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे अपन इसके स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष या सकारात्मक अर्थ। सकारात्मक अर्थ में क्या बताया गया है, देखो स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ। सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा कल्याणकारी राज्य एवं आदर्शवादी विचारधारा से जुड़ी हुई है। आदर्शवादी विचारधारा के साथ जुड़ी है। ये चाहते हैं कि राज्य का स्वरूप कल्याणकारी होना चाहिए। राज्य अपने लोगों के लिए, नागरिकों के लिए अच्छे कर्म करे, अच्छे कार्य करे, उनकी मतलब बेरोजगारी को इनको समाप्त करे, उनके जीवन स्तर को उन्नत करे, उनकी हर समस्या का समाधान करना है राज्य का कर्तव्य है। कल्याणकारी चीज़ें जैसे होती है सड़क निर्माण, व्यवसायों का बढ़ाना, उद्योग इनका विकास करना, ये सब चीज़ें, शिक्षा का विकास करना, ये सब कल्याणकारी राज्य में आएगी। जहाँ नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र की समर्थक है, वही सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य की कल्याणकारी भूमिका को आवश्यक मानती है। यानी राज्य की भूमिका आवश्यक है इसमें, वो राज्य की भूमिका का नहीं मानता, नकारात्मक राज्य नहीं होना चाहिए, ये राज्य को होना आवश्यक मानती है। इसके अनुसार आर्थिक विषमता की स्थिति में कानूनों का अभाव, आर्थिक विषमता की स्थिति में कानूनों का अभाव स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होता है। राज्य अपनी सकारात्मक कार्रवाई द्वारा वंचित तबकों के लिए ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थिति उत्पन्न करता है जिसमें व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का समुचित उपयोग कर सके। यानी राज्य ही व्यक्ति के लिए सामाजिक आर्थिक स्थिति उत्पन्न करता है जिससे कि वह इन सब चीज़ों का उपयोग कर सके, ढंग से उपयोग कर सके। बिना राज्य के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। जो भी गरीबों के लिए योजना है सब कुछ वो राज्य के बिना सफल नहीं हो सकती है, जिसमें व्यक्ति इन स्वतंत्रता का समुचित उपयोग नहीं कर सकेगा। इसी क्रम में आदर्शवादी विचारधारा यह स्थापित करती है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता नहीं है। जो आदर्शवाद है, जो राजनीति विज्ञान की जो विचारधारा आदर्शवादी है, व्यक्तिवादी है, समाजवादी है, ये सब राजनीति विज्ञान की विचारधारा है। तो इसमें आदर्शवादी जो विचारधारा है यह स्थापित करती है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनहीनता नहीं है, वो बल्कि स्वतंत्रता तो मनुष्य को अधपतित कर पशु तुल्य बना देगी। यानी बंधनहीनता नहीं, भाई बंधन मत रखो, ये स्वतंत्र नहीं कहलाएगी। अगर हम किसी भी व्यक्ति बंधन हटा देंगे किसी के ऊपर से तो वह व्यक्ति एक अधपतित पशु के समान हो जाएगा। यानी उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, पशु तुल्य स्थिति हो जाएगी, वो कुछ भी कर सकेगा, उसको डर नहीं रहेगा, वो मन मर्जी करेगा, अरे पशु तरह जीवन यापन करने लग जाएगा। तो बंधनहीनता नहीं है। सकारात्मक के अनुसार मनुष्य के तात्विक उत्कर्ष के लिए जरूरी है कि उसकी स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा उचित बंधन लगाया जाए, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता सकारात्मक स्वरूप में इसी की पक्षधर है। यानी इसे कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं क्या है इसमें। देखिए आप, स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध आवश्यक है। स्वतंत्रता पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, स्वेच्छाचारी बन जाएगा। समाज एवं व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर है। समाज और व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर है। समाज को व्यक्ति की आवश्यकता है, व्यक्ति को समाज की आवश्यकता है, दोनों हित क्या है, निर्भर है। स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में है। स्वतंत्रता का सही स्वरूप तभी है जब राज्य के कानून का पालन हो रहा हो। ये भी बात स्वतंत्रता की सकारात्मक में बताई गई है। राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता का मुख्य आधार स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। आर्थिक रूप से व्यक्ति को स्वतंत्र किया जाना चाहिए, ये नहीं किसी उसे प्रतिबंध लगाया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो 5 नंबर की बात बताई गई वह है स्वतंत्रता के अस्तित्व को साकार करने के लिए दूसरे की स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक है। स्वतंत्रता व्यक्ति सर्वांगीण विकास की परिस्थिति उत्पन्न करती है। ठीक है, हम आगे देखेंगे इसमें। अब देखते हैं हम इसमें स्वतंत्रता के विविध प्रकार। अब स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की बताई विद्वानों ने। हम उसमें स्थानिक रूप से तुमको स्पष्ट रूप से समझा रहा हूँ, इसका विस्तार मैंने किया नहीं। आपको इसके मुख्य जो टॉपिक बताए वो याद, ये पॉइंट भी याद हो गए, तो अब आप एग्जाम में आसानी से अपनी भाषा में इसका आंसर दे सकते हो। वैसे मैं इसमें से समझाऊंगा आपको थोड़ा।
मगर मुख्य चीज़ें मैंने इसमें नोट की जो भाई ये इतना सा याद करने में भी आप स्वतंत्रता, जैसे क्वेश्चन आ जाए स्वतंत्रता का अर्थ एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो आपको ये सारणी याद हो जाएगी ना पूरी, तो आप आराम से आसानी से एग्जाम में इसका आंसर लिख सकते हो। क्यों, इसको पूरा दिमाग में उतार लो आप। ये 10 प्रकार का मैंने ये बना के दिया है तुमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा है। जो मैंने इसका कुछ शॉर्ट नियम लिखे, इनको आप एक एक लाइन में अगर आप पढ़ लोगे ना तो ये आंसर आपको अभी के अभी याद हो जाएगा। इसको 2 बार आप सुन लोगे, वीडियो को समझ लोगे, देख लोगे, तभी आपको याद हो जाएगा। तो हम देखते हैं स्वतंत्रता कितने प्रकार है बेटा। स्वतंत्रता के इसमें 10 प्रकार बताए गए हैं, टोटल 10 प्रकार है। यानी 10 प्रकारों में सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है, जो इसमें सार ने बताया, जन्म से, व्यक्ति जन्म से उसको प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राज्य की स्थापना के साथ ही धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। अब इसमें यह बताया कि जन्म से तो होती है मगर राज्य बनते हैं वो विलुप्त हो जाती है। और रूसों ने क्या कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु सर्वथा बंधनों से जकड़ा रहता है। जब मनुष्य का जन्म होता है वो किसी के अधीन नहीं होता है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं होता है, वह स्वतंत्र होता है, मगर बाद में क्या हो जाता है, बंधनों में जकड़ा रहता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता को हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। इसको आप, ये तो है, ये तो याद करोगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बार बार सुनोगे ना तो आपको और याद होगा। इसमें और क्या बताया गया, देखो ध्यान समझो। मनुष्य को स्वतंत्रता का रूप मनुष्य या किसी मानवीय संसाधन प्राप्त नहीं होता है। जब मनुष्य को ये जो स्वतंत्रता मिलती है प्राकृतिक, ये मानवीय संसाधन नहीं मिलता है, प्रकृति से मिलता है। यानी प्रकृति व्यक्ति को प्राकृतिक स्वतंत्रता खुद ही प्रदान करती है। ये प्रकृति द्वारा मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके व्यक्तित्व निहित है, जन्म के साथ ही उसको ये स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, प्रकृति उसे दे देती है। व्यक्ति स्वयं भी इसका हस्तांतरण नहीं कर सकता। प्राकृतिक स्वतंत्रता को हम एक दूसरे को नहीं दे सकते, कभी हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता क्या होती है बेटा, राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था है। यानी राज्य हुआ है नहीं तो उससे पहले प्राकृतिक स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलती है। राज्य की बात तो बात की बात है। अब इसमें रूसों ने ये कहा, जो मैंने आपको बताया, समझौतावादी विचारक भी इसी स्वतंत्रता समर्थक है। समझौता विचारक कौन कौन से, हॉब्स, लॉक, रूसो मैंने बताया दिया, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये 3 याद रखना ना, आप कभी आ जाए क्वेश्चन। प्रमुख समझौतावादी विचारकों का उल्लेख कीजिए, तो क्या लिखोगे, हॉब्स, लॉक, रूसो। आपको मैं जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ इसमें मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ, जो इससे संबंधित मेरे इसको ढंग से आपको समझ में आए। जो भी अलग से कोई बात है तो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें रूसों के अलावा 2 विचारक और हैं जो भी प्राकृतिक क्या मानते हैं, वो सामाजिक समझौतावादी माने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे नंबर की स्वतंत्रता कौन सी है इसमें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। निजी जीवन में कार्य में स्वतंत्रता, इसका अर्थ, इसका संक्षेप में आता है निजी जीवन के कार्य में स्वतंत्रता। यानी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी करे वो व्यक्तिगत मामला है। पर्सनल मैटर, पर्सनल फ्रीडम। देखिए इसमें पूरा इसको हम और समझते हैं क्या है। मनुष्य को अपने निजी जीवन के कार्य में स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति अपने निजी जीवन के जो भी कार्य करता है उसमें स्वतंत्र होना चाहिए। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाती है। इसमें व्यक्तिगत कार्य पर केवल समाज हित में ही बंधन लगाए जा सकते हैं। जब व्यक्तिगत जो कार्य हैं उसमें सरकार कोई बंधन नहीं लगाएगी, मगर कब लगा सकती है, जब समाज के लिए, हित के लिए कुछ समस्या हो जाए। अब आज के समय वर्तमान में हो रहा है ऐसा। इस समय क्या हो रहा है वर्तमान में, आप जो लॉकडाउन के बारे में आप जानते हैं, इसमें क्या, इस समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या लगा दिया, नियंत्रण लगा दिया। क्यों कि समाज में, देश में ऐसी बीमारी फैल गई जिसको अगर हम व्यक्तिगत जीवन में नियंत्रण नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो इस वजह से आज इस समय समाज हित में हम इस निजी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या लगा रखा है, उस पर नियंत्रण स्थापित कर रखा है, या लॉकडाउन कर रखा है, लॉकडाउन है। इसलिए बेटा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हम देखते हैं आगे समाज हित में उसको कर सकते हैं। देखिए बेटा आगे, और इसमें मैंने आपको बताया लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को स्वतंत्रता विशेष महत्व है। लोकतांत्रिक देशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नागरिकों के लिए बहुत ही आवश्यक है, मिलती भी है उनको। यह है आपकी नागरिक स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है बेटा, हमारे देश में स्वतंत्रता मूल रूप से संविधान में समाहित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे समाज में संविधान में समाहित है। कुछ हमारे देश के नागरिकों को विशेषाधिकार प्राप्त है। राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और उनकी रक्षा भी करता है। ये तो अलग है। व्यक्तिगत में मैंने आपको बताया, इसमें वो चीज, सॉरी, व्यक्तिगत मैंने अभी आपको नागरिक बोल दिया, मैं ये बात समझो उसको। एक बार व्यक्तिगत में क्या बताया, इसमें मैंने आपको, यानी व्यक्ति के निजी जीवन में सरकार कभी हस्तक्षेप नहीं करेगी, मगर इस समय मैंने अभी बताया
क्योंकि समाज हित में कर सकती है। और देखो क्या होता है, व्यक्तिगत कार्य कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी पसंद, विचार, अभिव्यक्ति, मूल्यों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, परिवार, धर्म, व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सब क्या है, व्यक्तिगत मामले हैं। वेशभूषा, आप कोई सा भी कुछ भी पहने, किसी प्रकार के आभूषण पहने, किसी भी प्रकार से हम अपनी पसंद के खान पान खाए पिए, कुछ भी करें, वो सब हमारा व्यक्तिगत मामला है। हम किस तरह रहते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, ये हमारा निजी मामला है। तो इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। ये होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली संबंधित है, तो इसमें राज्य या सरकार नियंत्रण नहीं लगाती है, मगर कुछ समाज हित के लिए इसमें कुछ नियंत्रण बंधन लगाए जा सकते हैं, जो वर्तमान में आप देख रहे हो लग रहे हैं। इस समय सभी को अंदर रहना पड़ रहा है, मकानों में बाहर नहीं घूम सकते। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें नागरिक स्वतंत्रता। जो तीसरे नंबर की स्वतंत्रता बताई गई, नागरिक स्वतंत्रता के हिसाब से देश के नागरिक को राज्य से मान्यता प्राप्त एवं स्वतंत्रता का संरक्षण। जो देश का नागरिक है उसको राज्य से, अपने देश से मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त होता है, उसे नागरिक स्वतंत्रता मानते हैं। जैसे गेटेल ने क्या कहा, इसमें स्वतंत्रता है उन अधिकारों और विशेष अधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है। गेटेल महोदय ने क्या कहा, स्वतंत्रता है उन अधिकारों और विशेष अधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है। यानी उन स्वतंत्रता को, अधिकारों को राज्य खुद निर्माण करता है और नागरिकों के लिए, अपने नागरिकों के लिए करता है और उनकी रक्षा भी करता है। इसका संक्षेप में बताया। हम जैसे इसको थोड़ा डिटेल से हम देखते हैं, उसको आपको सुनना है बार बार वीडियो में। ये भी याद कर लिया ना आपने तो भी आपके लिए बहुत है, मगर मैं जो बोल रहा हूँ उसको बार बार आप वीडियो देखोगे, सुनोगे ना, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने उसका ये तो सारणी आपको याद हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मगर मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी आप ध्यान से सुनोगे बार बार, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यही होता है ऑनलाइन क्लासों में जो हम देखते हैं। तो ये क्या शिक्षा का नया रूप है। अब देखो नागरिक स्वतंत्र क्या बताया गया, एक नागरिक होने के कारण मनुष्य उस देश के मिलने वाली स्वतंत्रता है जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता देता है, वो नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। हमारे देश में मूल अधिकारों के रूप में संविधान में समाहित की गई है। हमारे देश में मूल अधिकारों में नागरिक स्वतंत्रता शामिल की गई है। मूल अधिकार जानते हो तुम, वही उन्हें विशेष अपने देश के नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता विशेष प्रदान की गई है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 14, 15, 19, 20, 29, 30 ये कुछ विशेष अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये तुमको नागरिक मूल अधिकार का जो लेसन आएगा हम बताएंगे आपको। आप देखते हैं हम आगे इसके बाद में जो स्वतंत्रता रूप है वो है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, गिलक्रास्ट ने सबसे शॉर्ट में बताया। लोकतंत्र का दूसरा नाम ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। गिलक्रास्ट जो विद्वान थे उन्होंने कहा लोकतंत्र का दूसरा नाम ही क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता है। ये एक शॉर्ट है, अब इसको थोड़ा विस्तार से मैं बोल रहा हूँ, उसको आप सुनोगे समझोगे, बार बार सुनने से आपको याद हो जाएगी। चित्र मैं बता रहा हूँ आपको इसका थोड़ा। राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में मैंने अभी बताया, तो इसमें क्या है, राज्य के कार्य और राजनीतिक व्यवस्था के में हिस्सेदारी का नाम। राज्य कार्य और राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी यानी व्यक्ति का राजनीतिक जीवन, राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदार बनना, सहभागिता होना, ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। इसे लोकतंत्र का दूसरा नाम बताया। ये लोकतंत्र दूसरा नाम है। यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को मतदान करने, अब देखो कौन सी राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे को, मतदान करने की स्वतंत्रता, और क्या नाम से चुनाव में हिस्सा लेने की स्वतंत्रता, सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता, निर्वाचित करने की स्वतंत्रता, निर्वाचित होने की स्वतंत्रता, ये हमारे राजनीतिक अधिकार है, ये हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी। आर्थिक स्वतंत्रता का क्या बताया, सभी व्यक्तियों को अपनी मनपसंद व्यवसाय रोजगार स्वतंत्रता, यानी सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा से कोई सा व्यवसाय कर सकते। मैं बार बार कई बार आपको बता चुका हूँ, अपनी इच्छा से व्यक्ति को कोई सा भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता कहलाती है। सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा इस चीज़ की ये होती है, किसी व्यक्ति को कोई सा व्यवसाय करे, मगर व्यवसाय कैसा होना चाहिए, लीगल यानी कानूनी रूप से सही होना चाहिए। अनलीगल काम नहीं कर सकते हम, वो क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता है। अब इसको हम डिटेल से समझते हैं, सुनोगे आप ध्यान से, क्या है डिटेल से थोड़ा देखो एक बार। आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए, उसका आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें वह स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना किए स्वयं परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। व्यक्ति को ऐसा
इस तरह ऐसा होना चाहिए उसका जो स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौती यानी पैसे की कमी के बिना अपने परिवार का और अपना जीवन निर्वाह ढंग से कर सके, वो क्या कहलाएगी? आर्थिक स्वतंत्रता। ये आर्थिक सुरक्षा भी है। इसमें आर्थिक आधार पर विषमताओं को कम करने का प्रयास शामिल है। सरकार कर रही है प्रयास। कौन कौन से प्रयास पता है आपको? मैं एक दो बता रहा हूँ। जैसे जनधन योजना, राशन वितरण प्रणाली या NSP प्रणाली, जो भी राशन वितरण प्रणाली है, जनधन खाते में पैसे, आधार योजना, भामाशाह योजना, ये सब क्या है? जो निम्न स्तर के लोगों का जीवन स्तर उच्च करने के लिए है ना। वैसे निर्धनों के लिए आवास योजना, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें क्या है बेटा? आर्थिक स्वतंत्रता है। यानी व्यक्ति को सबको समान रखने के लिए सरकार का प्रयास है। व्यक्ति को ये सुरक्षा प्रदान करती है, रोजगार, अनेक रोजगार की व्यवस्था ये करती है। व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक गुलामी की अवस्था में नहीं हो और व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता क्या मतलब, मैं संक्षेप में बताऊंगा। इसका संबंध अंतःकरण से है। कोई भी धर्म अपना सकते हैं हम। अंतःकरण ज्यादा अपने मन में आगे, मन में कि मैं हिंदू धर्म को अपनाऊं, मैं इस देवता की पूजा करूं, मैं इसकी करूं, मैं ये करूं, तो ये सब हमारे अंतःकरण की बात है। तो व्यक्ति कोई सा धर्म, कोई सा भी नियम, किसी भी तरह से वो अपना जीवन यापन, धर्म का व्यवस्था कर सकता है। धर्म के नाम पर व्यवस्था भंग करना या बलात् धर्म परिवर्तन की अनुमति स्वतंत्रता नहीं है। यानी इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई सा धर्म स्वीकार कर सकता है और सरकार कभी भी व्यक्ति को ऐसा करने से रोकेगी नहीं कि आप इस धर्म का पालन क्यों कर रहे हो, इन नियमों का पालन क्यों कर रहे हो। ये होती है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता। इसको हम थोड़ा डिटेल से एक बार बोल रहा हूँ, उसको और सुन लो और समझो। इसका संबंध अंतःकरण से मैंने एक बात बताई। व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आस्था, रीति रिवाज, छूट, इन सब के बारे में बताया कि धर्म के संस्कार, रीति रिवाज, इसके लिए उन सबको क्या होनी चाहिए? आज़ादी होनी चाहिए। बस यही बात है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं नैतिक स्वतंत्रता। इसका संबंध व्यक्ति के चरित्र से है। नैतिकता व्यक्ति के चरित्र में विद्यमान है। चरित्र, नैतिकता एवं औचित्यपूर्ण व्यवहार से। नैतिक स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति का चरित्र कैसा है, उसका चरित्र ठीक है तो नैतिक रूप से स्वतंत्र है। चरित्र को ठीक करना है, नैतिक स्वतंत्रता है। इसको हम विस्तार से देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसका संबंध व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता एवं औचित्यपूर्ण व्यवहार से है। इससे ये होता है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है, क्या नैतिकता है, उसका व्यवहार कैसा है, किसके प्रति कैसा व्यवहार है। अंतःकरण एवं नैतिक गुणों से प्रभावित होकर व्यक्ति कार्य करता है। नैतिक स्वतंत्रता मतलब होता है कि अपने मन की बातों से अंतःकरण यानी आत्मा की आवाज सुन के अपना व्यक्ति कार्य करेगा। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे देश समाज का हित अहित हो। जो नैतिक स्वतंत्रता है, स्वार्थ, लोभ, क्रोध, घृणा, दुर्भाव जैसी चारित्रिक दुर्बलताओं के वशीभूत होकर कार्य करने वाला व्यक्ति नैतिक स्वतंत्रता की श्रेणी में नहीं आएगा, वो नैतिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आएगा। ये चीजें नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त व्यक्ति में ये चीजें नहीं होगी। कौन कौन सी बेटा? स्वार्थ, लोभ, क्रोध, घृणा, दुर्भाव जैसी ये चारित्रिक दुर्बलता नहीं होनी चाहिए, वो कहलाएगी नैतिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल लिबर्टी। अब सामाजिक स्वतंत्रता को क्या बताया है? सामाजिक समानता व न्याय की जननी है। ये सामाजिक समानता की जननी है और न्याय की जननी है। कौन? सामाजिक स्वतंत्रता। इसमें मनुष्य के साथ जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, समान व्यवहार किया जाएगा, वो सामाजिक स्वतंत्रता है। समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं मगर सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, वो कहलाएगी सामाजिक स्वतंत्रता। देखिए, सामाजिक स्वतंत्रता सामाजिक समानता और न्याय की जननी मानी गई है। इसे न्याय का जन्म होता है। तो ये भेदभाव नहीं करना ही मैंने बताया। हमारे संविधान में समता का अधिकार, हमारे संविधान में मूल अधिकारों में समता में समानता का अधिकार इससे संबंधित है। किसका अधिकार? समानता का अधिकार। कोई भी मतलब देश के जो भी सरकार कभी भी लिंग, जाति, वर्ण भेद के आधार पर किसी भेदभाव नहीं करेगी। पता है आपको, आज किसी भी जाति का व्यक्ति कोई सा भी बड़ा पद प्राप्त कर सकता है। उसमें यह नहीं कि निम्न जाति का कलेक्टर, जिलाधीश जो भी है, टीचर कुछ नहीं बन सकता, वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
और सबको राजनीतिक पद प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है मूल अधिकारों के द्वारा। तो आज वो स्थिति है, हमें सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त है और कानूनी संरक्षण भी प्राप्त है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या है? उपनिवेशवाद इसका सबसे बड़ा शत्रु है। अब उपनिवेशवाद तुमको मैं बता चुका हूँ, एक बार और बता रहा हूँ, आपने पढ़ा भी होगा, जिन बच्चों को मैंने नहीं पढ़ाया अलग पढ़ा तो उन्हें बताएगा। किसी दूसरे देश के दिन देश क्या कहलाएगा? उसका उपनिवेश। हमारा देश ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश था। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता सबसे बड़ा दुश्मन क्या हो गया? उपनिवेशवाद हो गया। एक शॉर्ट तरीके से समझा, उपनिवेशवाद है कोई राज्य जब संप्रभु राज्य बन जाता है तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिचायक है। संप्रभु जानते हो, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, अपनी मर्जी से फैसला करे, किसी बाहर या आंतरिक उससे क्या नाम से पर्दे नहीं होना चाहिए, उससे अधीन नहीं होना चाहिए बेटा, वो कहलाएगा आपकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता। उपनिवेशवादी सबसे बड़ा शत्रु है व्यक्ति। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति की स्वतंत्रता एक गुण है। जब हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं है तो व्यक्ति की सारी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? गौण। कोई मतलब ही नहीं है। जब देश ही किसी का अधीन है तो ये सारी स्वतंत्रता आपको कैसे सिद्ध होगी? नहीं होगी। आर्थिक स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? नैतिकता कैसे रखोगे? जैसा वो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा हमारे को। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता इन सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है संवैधानिक स्वतंत्रता। संवैधानिक स्वतंत्रता क्या है? ये नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त की गई है, संविधान द्वारा मिली है। ये मौलिक अधिकार क्या है? संवैधानिक स्वतंत्रता में शामिल है। ये जिसके शासन की इनमें कटौती नहीं कर सकता, शासन इनकी कटौती नहीं कर सकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। कौन सा अधिकार मिला हमारा? किस संविधान के द्वारा मिला है? किस अनुच्छेद के द्वारा मिला है? 32 नागरिक अधिकार मिला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हो या आपकी स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता आपको ढंग से याद करनी है, इसको आपको लिखना है और बार बार पढ़ना है, बार बार इस वीडियो को देखना है और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें इसको, क्योंकि आपको और भी जानकारी मिलती रहेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि राजस्थान के जितने भी इसका लाभ उठा सके 12वीं क्लास के बच्चे, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये हमने बनाया है, हमने प्रयास किया है। ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आगे हम उसमें और भी कुछ करेंगे, इसमें टेस्ट वगैरह, मॉडल पेपर वगैरह कुछ बना के डालेंगे हम, जो आएंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसको आप साथ साथ चलते रहो, क्योंकि इस लॉकडाउन में आपको पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है। घर पे रह के आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा आपका अवसर है, इनका लाभ उठाओ। हम विद्यार्थियों के फायदे के लिए ये कर रहे हैं। अब देखते हैं हम स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, यानी कुछ शर्तें होना जरूरी है स्वतंत्रता के लिए। तो कुछ कंडीशन है, जैसे मानवीय स्वतंत्रता के अनुसरण के हेतु कुछ स्वाभाविक परिस्थितियां समाज में आवश्यक है, उनके अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। जैसे नंबर 1 है व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूकता। अगर व्यक्ति जागरूक रहेगा तभी उसको स्वतंत्रता प्राप्त होगी, तभी स्वतंत्रता उसके लिए सही रहेगी। अगर जागरूक नहीं तो स्वतंत्रता से वापस परतंत्र हो जाएगा। नागरिक की निडरता एवं साहस। प्रत्येक नागरिक को निडर होना चाहिए और साहसी होना चाहिए, तभी अपने देश की स्वतंत्रता और खुद की स्वतंत्रता को वो बचा के रख सकता है, स्वतंत्र रह सकता है। नेक्स्ट टर्म इसमें समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना। समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपाना भी इस स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्त है। अगर समाज में लोकतांत्रिक भावनाएं नहीं है तो व्यक्ति स्वतंत्रता की तरफ नहीं जाएगा। लोकतंत्र का मतलब जानते हो, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो सबका भाग है तब वो भाग लेगा। अगर हम किसी व्यक्ति को ये कहे कि आप ये काम करो, वो व्यक्ति तभी करेगा कोई भी काम जब उसका उसमें योगदान कहलाएगा। बिना वजह कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी नागरिक उसमें भाग नहीं लेगा, तो उसकी भागीदारी होना जरूरी है। तो ये है स्वतंत्रता है लोकतांत्रिक शासन में पनप सकती है। ये स्वतंत्रता है किस में पनपेगी? लोकतंत्र में। राजतंत्र में स्वतंत्रता की बात करना भी गुनाह है। अगर राजतंत्र में हम ऐसी बात करते हैं तो हमें सजा दी जाएगी। तो लोकतंत्र में ये पनप सकती है। साथ ही नागरिकों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना। जैसे देश के अंदर तुम्हारे जो साथी नागरिक लोग हैं, जो भी है, उनको अगर अधिकार प्राप्त नहीं होता, उनको जागरूक करना आपका कर्तव्य है, तभी हम स्वतंत्र रह सकते हैं और स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज। हमारे समाज को आर्थिक दृष्टि से हमें क्या करना है? समतामूलक, समान बनाना है।
सबका हित होना चाहिए, कोई भी बेरोजगारी दर कम होनी चाहिए, अशिक्षा नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें क्या कहलाएगी, आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज बनाने में योगदान सबका होना चाहिए। पक्षपात विहीन विधि का शासन, शासन ऐसा होना चाहिए, कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें भेदभाव नहीं हो, अमीर गरीब का, ऊंच नीच का, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी अपराधी अपराध करता है, किसी वर्ग का है, उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का, तो बराबर सजा उसको मिलनी चाहिए। ये नहीं पैसे वाले व्यक्ति ने अपराध करके वो अपने अपराध से बच जाए और सजा से बच जाए, नहीं, उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो एक गरीब निर्धन व्यक्ति को मिलती है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस जानते हो तुम, जैसे न्यूज़पेपर, समाचार वगैरह जो भी है, ये सब क्या प्रेस है, ये प्रेस स्वतंत्र होनी चाहिए, इसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं होना चाहिए। ये जो भी लिखे हुए स्पष्ट रूप से जनता के सामने आना चाहिए। अगर अपराधी नेता अपराधी तो पूरी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए ताकि जनता जागरूक हो सके, भविष्य में उसको देश में शासन पद उपलब्ध नहीं कराए। ये सब होना जरूरी है। निष्पक्ष जनमत, जनमत निष्पक्ष होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है समाज में शांति व सुरक्षा का वातावरण स्थापित करना। समाज में शांति व सुरक्षा का वातावरण स्थापित करना भी इस स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तों में शामिल है। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा ही हम किसी भी कानून की व्याख्या कर सकते हैं। कैसे करते हैं, न्यायिक जुडिशल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। कोई कानून अगर देश के नागरिकों के लिए, समाज के लिए हित करनी है तो उसकी न्यायपालिका क्या करती है, व्याख्या करती है, ये सही है गलत है, इसमें क्या कमी है, इसमें संशोधन करवाने के लिए वो प्रयास करती है, उस कानून को रद्द भी कर सकती है। ये सब बातें इसमें आएगी। संविधानवाद, इसका मतलब संविधान के प्रति आस्था रखना, यह भी स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्त है। अब है स्वतंत्रता के मार्ग की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है। स्वतंत्रता के बारे में कुछ बाधाएं हैं, उन्हें हमें दूर करना होगा, तभी हम अपनी स्वतंत्रता को बचा के रख सकते हैं बेटा। तो स्वतंत्रता के मार्ग की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता का अभाव। व्यक्ति जागरूक ही नहीं रहता है। अगर मान लो सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उसको, या उसको ये पता नहीं कि हम किस तरह रहना है, हमें कोई अपने अधिकारों का अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो व्यक्ति जागरूक नहीं है। वो जागरूक होगा तभी उसको अधिकार मिलेंगे, सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। ये बाधा है, अभाव है सभी लोगों में। अशिक्षा, अशिक्षा स्वतंत्रता के मार्ग की प्रमुख बाधा है। व्यक्ति शिक्षित नहीं रहेगा तो अपने बारे में, अपनी स्थिति के बारे में, देश के कानून के बारे में, देश की योजनाओं के बारे में, इनके बारे में कैसे जानेगा, अच्छे बुरे का कैसे पहचान करेगा, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अशिक्षा स्वतंत्रता मार्ग की प्रमुख बाधा है। नेक्स्ट है इसमें गरीबी तथा संसाधनों का अभाव। गरीबी भी स्वतंत्रता के मार्ग की प्रमुख बाधा है। संसाधनों का अभाव भी बाधा है। अगर किसी देश में गरीबी बढ़ रही है तो स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। संसाधन नहीं है तो स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि गरीब देश हो जाएगा तो कोई भी उस पर अपना अधिकार कर लेगा। नेक्स्ट है न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका हस्तक्षेप। आज कई देशों में न्यायपालिका के कार्य पे कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो रहा है। अभी आपके तो इसमें कोर्स नहीं, मगर मैंने आपको थोड़ा बताऊंगा। जरा सा एनजेक, न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की थी, उसको रद्द कर दिया गया। वो क्या कर रहा था, न्यायपालिका कार्य में हस्तक्षेप कर रहा था, मगर उसको हटा दिया गया। एनजेक, ये एक नई बात है। एनजेक की न्यायपालिका, एनजेक के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, मगर उसको वापस हटा लिया गया क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे खतरा था। नेक्स्ट है संविधान व कानूनों के प्रति सम्मान का अभाव। लोग संविधान का और कानूनों के प्रति सम्मान नहीं रखते हैं, उनमें अभाव है। वो संविधान का आदर नहीं करते हैं, कानूनों का सम्मान नहीं, कानूनों का पालन नहीं करते हैं। जितने भी पूरे कानूनों का पालन कोई व्यक्ति नहीं करता है। ये भी क्या होता है, स्वतंत्रता के लिए घातक है, बाधा है। अराजकता का वातावरण जानते हो क्या होता है, यानी एक अपराधी के साथ सारे लोग उसके साथ भेड़ बकरियों की तरह मिलके विरोध करना, अराजक हो जाना, हिंसा करना, ये सब चीज़ें अराजकता हो जाती है। यानी अपने आप को पहचानने, दूसरों को भी गलत रास्ते में डालना। नेक्स्ट है कार्यपालिका का स्वेच्छाचारी आचरण। कार्यपालिका स्वेच्छाचारी बन रही है, हर जगह कार्यपालिका का हस्तक्षेप है। कार्यपालिका किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ रही है। ये भी क्या है, स्वतंत्रता की मार्ग की प्रमुख बाधा है। नेक्स्ट इसमें राष्ट्र विरोधी तत्व, आतंकवाद। सबसे जो मुख्य बाधा है वह राष्ट्र विरोधी तत्व या आतंकवाद।
टेररिज्म, आतंकवाद ऐसी चीज़ें जैसे स्वतंत्रता अपने आप ही खत्म हो जाएगी, लोग डरेंगे, स्वतंत्र नहीं रहेंगे, देश की स्वतंत्रता खतरे में पड़ रही है, पड़ जाएगी। तो आतंकवाद सबसे बड़ी बुराई है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला, ये स्वतंत्रता पढ़ लिया, अब देखिए समानता, इक्वालिटी। समानता क्या होती है, इसकी जो मैंने शॉर्ट जो परिभाषा बताई हुआ है, समानता की अवधारणा की उत्पत्ति विशेषाधिकार, प्रथा, गरीब अमीर का भेद, समाज में व्यक्ति की स्थिति आदि की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई है। यानी समानता की बात कब हुई, जब समाज में ये चीजें हो गई, कौन सी, विशेषाधिकार, प्रथा, गरीब अमीर का भेद, समाज में व्यक्ति की स्थिति, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हो गई, लोगों में समानता की बात होने लगी। ये क्या बात है, अब तो एक दूसरे को सभी लोग क्या मानते थे अपने आप से, बोले ये कमजोर है, ये सही नहीं है, समान नहीं है, ये गरीब है, ये प्रथा है, इस वजह से ऐसी स्थिति हो गई, तो हमें समानता की अवधारणा की उत्पत्ति हुई। मानव अधिकार के घोषणा पत्र में कहा गया कि मानव मनुष्य स्वतंत्र व समान पैदा हुआ है, मगर इन चीजों के द्वारा व्यक्ति क्या हो गया, असमान होता जा रहा है। तो सब अमेरिकी घोषणा पत्र 1776 में ये कहा गया है कि प्रकृति ने सभी मनुष्य समान बनाया है, यानी सभी व्यक्ति सभी मनुष्य समान है, मगर इन विशेषाधिकार के द्वारा, गरीबी के द्वारा, गरीब अमीर का भेद के कारण व्यक्ति क्या हो गया है, असमानता पनप रही है, असमानता की भावना समाज में बढ़ रही है, इससे मनुष्य क्या हो गए, असमान बनते जा रहे हैं। और अब देखते हैं समानता का अर्थ क्या होता है। समानता का अर्थ देखिए, मीनिंग ऑफ इक्वलिटी, इसका जो अर्थ है वो देखिए, समानता उस परिस्थिति का नाम है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु तो समान अवसर प्राप्त हो सके। समानता उसे कहेंगे जब सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण अवसर प्राप्त हो, तब समानता कहलाएगी। जैसे देश में सभी को पूर्ण विकास के अवसर प्राप्त होंगे तो क्या कहलाएगा, उस देश में समानता है। समानता का अर्थ है कोई भी विशेष अधिकार वाले वर्ग नहीं रहे, सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। इसके जो वास्तविक परिभाषा है, कोई वर्ग नहीं होना चाहिए, सभी समान है, वो है समानता। यानी सभी को समान मानना है, क्या है, समानता। अगर वर्ग रहेंगे तो समानता नहीं रहेगी, क्योंकि अमीर वर्ग है, ये गरीब वर्ग है, तो भेद हो गया ना, ये तो अमीर लोग है, ये गरीब है, तो समानता कहाँ हुई इसमें, अमीर गरीब ऊंच नीच वो सब समाप्त करने के बाद में हम क्या करेंगे, समानता स्थापित कर सकते हैं। इसके बारे में सबसे जो विद्वान लोस्की, आपके सामने मैंने इसकी लोस्की के बारे में बताया, बहुत अच्छे विद्वान थे राजनीति विज्ञान के। मैंने इनकी क्या नाम से इमेज भी डाली है, जिसको आप देखिए, इन्होंने क्या कितनी अच्छी बात कही समानता के बारे में। देखिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, क्या कहा उन्होंने, समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान समझो, या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि एक मजदूर का वेतन प्रसिद्ध वैज्ञानिक या गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए तो समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि समानता का मतलब ये नहीं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। अभी मैं समझाता हूँ सारी बात। ये भी नहीं है कि सबको समान वेतन दिया जाए, ये भी नहीं है। अगर कैसे, देखिए बेटा, अगर एक अपराधी व्यक्ति है, उसके साथ भी हम ऐसा ही व्यवहार करें जैसे एक सज्जन व्यक्ति के साथ करेंगे, तो क्या होगा, उसका व्यवहार परिवर्तन नहीं होगा, भय में नहीं प्रति। तो वो ये कह रहे हैं लोस्की कि व्यक्ति को देख के, उसके व्यवहार को देख के उसके साथ व्यवहार करना है, वो है समानता। ये नहीं कि सभी को समान मान लो। एक अपराधी को हम दंड नहीं देंगे तो अपराध करता रहेगा, उसको कैसे, अपराधी को वैसे छोड़ दो, अच्छे व्यक्ति को वैसे छोड़ दो, क्या होगा, समाज का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। अब जैसे कह रहे हैं वेतन बराबर दो सबको, ये उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों को समान पैसे मिलने चाहिए। कैसे मिलने चाहिए, एक मजदूर काम करता है, वैज्ञानिक कार्य करता है, उनके बराबर वेतन कैसे दे सकते हैं। मजदूर का काम क्या होता है, वो कितना बड़ा काम करें, वो मजदूरों के लिए व्यवस्था करें, वो मजदूर काम करे, तो इसमें अंतर है। यानी हम उसके वेतन बराबर वेतन नहीं दे सकते, इससे समाज का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। तो ये समानता की इन्होंने बहुत अच्छी बात कही लोस्की ने, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा समानता के बारे में एक चीज़ और बताऊंगा आपको, कोई भी विशेष अधिकार वाले वर्ग नहीं रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। यानी कोई भी शेयर वर्ग करने, यानी सरकार क्या करे, सबको उन्नति का अवसर प्रदान करे, तभी समानता रह सकती है। अब देखते हैं आगे, इसमें समानता कुछ आधारभूत तत्व है। समानता के कुछ आधारभूत तत्व है, वो कौन कौन से हैं, इनकी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इक्वालिटी, आधारभूत तत्व है, वो समझो ध्यान से। ये 6 तत्व है। नंबर 1 है समान लोगों के साथ समान व्यवहार, ये समानता है।
जो समान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना, वो क्या कहलाएगी? समानता। सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो, ऊंच नीच गरीब अमीर लिंग भेद का नहीं अपना के लोगों को क्या करना चाहिए? सभी को उचित अवसर, समान अवसर प्राप्त हो, लड़के लड़की महिला पुरुष सभी को, यानी जैसे सबको शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है वैसे सभी को जो भी योजना है सबको बराबर अवसर होना चाहिए। महिलाएं भी अगर किसी चीज़ की तैयारी करती है, किसी भी सरकारी पद प्राप्त करने के लिए, उनको वो अवसर मिलना चाहिए, पुरुषों को मिलना चाहिए, अमीर को मिलना चाहिए, गरीब व्यक्ति सभी को मिलना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगी? तभी समानता रह सकती है, तभी उसका आधार टिक सकता है। तीसरा है समाज एवं राज्य सभी लोगों के साथ समान आचरण व्यवहार करे। समाज और राज्य सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करे, अच्छा आचरण करे। ये नहीं अमीरों के साथ तो सरकार अच्छा व्यवहार करिए, गरीबों के साथ बुरा व्यवहार करिए, समाज के लोग गरीब लोगों का तिरस्कार करे, अमीरों का महत्व तो ये नहीं होना चाहिए। तभी समानता स्थापित रह सकती है, तभी हम उसको मानेंगे ये वास्तव में समानता है। नेक्स्ट है इसमें मानवीय गरिमा तथा अधिकारों को समान संरक्षण प्राप्त हो। जो मानवीय गरिमा है, अधिकार है, उनको क्या होना चाहिए? समान संरक्षण होना चाहिए। हर व्यक्ति की गरिमा है, हर व्यक्ति की वैल्यू है, हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी गरिमा को खंडित नहीं करना चाहिए, गरीबों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ बदसलूकी नहीं करनी चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, उनके अधिकारों को बचा के रखना चाहिए। ये तब जाके समानता रह सकती है बेटा। समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति धर्म भाषा वर्ग वर्ण लिंग निवास स्थान संपत्ति राष्ट्रीयता आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज में किसी व्यक्ति के साथ ये भेदभाव नहीं करिए, नीचे जाति का है, इसका धर्म कमजोर है, इसकी भाषा गलत है, इसका वर्ग खराब वर्ण इसका खराब है, लिंग तो उसके आधार भेदभाव नहीं करना है, इसका स्थान अच्छा नहीं है, इसके पास संपत्ति नहीं है, इसके आधार भेदभाव नहीं करना चाहिए हमारे को। ये आधार है। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व दिया जाना चाहिए। हर व्यक्ति को समाज में समान महत्व दिया जाए, यही किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब देखते हैं आगे हम समानता के प्रकार। अब इसी टेबल को आपको याद करना है। समानता के कितने प्रकार बताए गए बेटा? समानता के 9 प्रकार बताए गए हैं। उनको आपको ऐसे कैसे याद करना है? ये याद हो गए, आराम से लिख सकते हो, तो आराम से आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है बेटा। तो ये जो भी मैंने बताया इसमें, ये इसके अंदर राष्ट्रीय स्वतंत्र जो मैंने आपको बताया, नागरिक और शिक्षा की समानता सब दे रखे हैं। तो ये जो मैंने इसमें बताया वो आपको ऐसे कैसे याद हो जाएंगे, एक बार मैं इनका डिटेल से बता रहा हूँ, आप सुन के भी इसको देख के भी आप याद कर सको। मैंने इसका वर्णन नहीं किया, मैंने इसकी स्लाइड में डाला नहीं है, केवल आपको ये पॉइंट डाले, इसको आप खुद भी कर सकते हो। इन पॉइंटों को याद करके, अगर आपको याद भी नहीं था, इन पॉइंट याद है तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। समझ गए? समानता एक प्रकार के बारे में विद्वानों ने क्या कहा? सबसे पहले देख नागरिक समानता क्या होती है, उसको विस्तार से सुनो। नागरिक समानता क्या है? राज्य के सभी नागरिकों को नागरिक अधिकार प्राप्त हो तथा राज्य अपने नागरिकों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करे। यानी राज्य नागरिक समानता मतलब है नागरिक यानी राज्य के जो भी नागरिक है, वहाँ रहने वाले जो भी नागरिक है, उनके साथ राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करे, जिससे नागरिकों के मन में राज्य के प्रति विश्वास की भावना कायम रह सके। यानी राज्य को जो भी नियम बनाना चाहिए वो नागरिकों से बिना भेदभाव के बनाने हैं, तभी वहाँ के नागरिक राज्य पे विश्वास करेंगे। विधि के शासन की स्थापना द्वारा नागरिक समानता को स्थापित किया जा सकता है। कानून के द्वारा नागरिक समानता को हम स्थापित कर सकते हैं। देखिए इसमें हमारे देश के संविधान के अंदर मौलिक अधिकार विभाग 14 में यही बताया गया है, सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता विधि का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना, हमारे देश के जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि नागरिकों को विधि के समक्ष समानता है, यानी कानून की नज़र में सब समान है और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। ये नहीं गरीबों की रक्षा सरकार नहीं करेगी, ये नहीं गरीबों को जो न्याय नहीं देगी, वो सब चीज़ें इसमें यह बताया गया कि सबको समान संरक्षण प्राप्त है। अब सेकंड देखते हैं हम राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता के बारे में बताया गया है कि
राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राज्य के कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता समानता ही राजनीतिक समानता कहलाती है। प्रत्येक नागरिक सरकारी योजना में राज्य के सब कार्यों में भाग लेगा, तभी वो अपने आप को राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र मानेगा वो। अब राजनीतिक स्वतंत्र समानता में क्या क्या चीजें आती है बेटा? पहले सबसे पहली बात याद रखना, आप भूलना मत, वयस्क मताधिकार, यानी जो भी 18 साल का व्यक्ति हो गया वो मतदान का प्रयोग करेगा, चाहे गरीब है, अमीर है, बुढ़ा है, मतलब जो भी 18 साल की उम्र का हो गया, वो कैसा भी जाति का कैसा भी व्यक्ति है, उसको मतदान का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक देश के नागरिकों को पद प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, राज के पद प्राप्त करने का अधिकार है, शासकीय पद प्राप्त करने का अधिकार है। ये सब क्या है? राजनीतिक अधिकार है। ये हमारी राजनीतिक समानता है, तभी ये मिलते तो समझ लो हमें राजनीतिक समानता प्राप्त है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राकृतिक समानता। इस अवधारणा के प्रतिपादक मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, उनमें एक जैसा शरीर एवं बुद्धि होती है। कालांतर में उनमें जो अंतर दिखता है वह सामाजिक परिस्थितियों को भिन्नता का परिणाम है। सभी नागरिक प्रकृति के रूप में समान है, प्रकृति ने सभी को समान बनाया है। सबकी बुद्धि, सब में मन, सब में शरीर के सभी अंग अवयव पाए जाते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। प्राकृतिक समानता का सिद्धांत सबसे ज़्यादा मत विभिन्न युक्त है। प्रकृति सभी को समान पैदा भी नहीं करती है और नहीं प्रकृति ने सभी मनुष्य गुण, योग्यता, क्षमता आदि। अब इसमें यह बताया गया कि जो प्रकृति सबको समान पैदा नहीं करती, इसमें दो बातें बताई गई। कैसे? किसी व्यक्ति के अंदर बुद्धि, बल, योग्यता, इसमें और क्या नाम है, क्षमता, ये कम या ज़्यादा हो सकती है। अब देखते हैं आगे, आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी। आर्थिक समानता क्या होती है कि व्यक्ति को कोई सा व्यवसाय चुनने की बात मैंने बताया, स्वतंत्रता की। जैसे आर्थिक समानता में ये बात है, ये समानता अन्य सभी समानताओं का आधार है। ये समानता अन्य सभी समानताओं का आधार है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक, नागरिक और सामाजिक समानता आर्थिक नहीं। याद रखना बात, जब व्यक्ति आर्थिक रूप से समान प्राप्त नहीं है तो वो सब बेकार है, राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक। एक बात मुझे याद आई, मैंने बताया होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं है। जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा कि भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं है, यानी भूखा व्यक्ति, उसको चुनाव से मत से क्या मतलब, पहले उसको पेट भरना है उसका, वो है आर्थिक। तो आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए, वो उसको समान रूप से उसको अधिकार मिलना चाहिए, और उस संपत्ति का समान वितरण या सभी को समान वेतन आर्थिक समानता नहीं है, यह अवसर की समानता है। अवसर के हिसाब से व्यक्ति को अधिकार और उनको साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ये सभी व्यक्तियों को न्यूनतम एवं आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट देखते हैं हम सांस्कृतिक समानता। सांस्कृतिक समानता इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको। सांस्कृतिक समानता क्या होती है? राज्य द्वारा बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समानता का व्यवहार करना ही सांस्कृतिक समानता है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सभी के साथ समानता का व्यवहार करना ही क्या है? सांस्कृतिक समानता है। सांस्कृतिक समानता है, और सभी को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार में भी सांस्कृतिक समानता को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कानूनी समानता, लीगल इक्वालिटी। कानूनी समानता क्या होती है बेटा? प्रजातांत्रिक राज्य में कानूनी समानता की स्थापना करके ही विषमता का अंत किया जा सकता है। जो प्रजातंत्र, लोकतंत्र है, उसमें कानूनी समानता के द्वारा ही विषमता है उसको समाप्त किया जा सकता है। इसका तात्पर्य क्या है? देखो, कानून के समक्ष समानता का आज से बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझना, बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझना, जिसमें विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ की स्थापना हो सके। विधि की शासन की स्थापना कब होगी? जब कानून की नज़र में सब समान होंगे, यानी कानून की नज़र में सब समान है, रूल ऑफ लॉ का पालन हो रहा है। दूसरा है कानून के समान संरक्षण का तात्पर्य एक जैसे लोगों से कानून का एक जैसा व्यवहार, ये विधि का समान संरक्षण है। ये दोनों अलग अलग है। कानून का विधि के शासन तो ब्रिटिश सरकार से लिया गया है, और
कानून का संरक्षण हमने अमेरिका से लिया है। अमेरिका का संविधान लिखा है एक जैसे लोगों का कानून का एक जैसा व्यवहार करना, अर्थात सभी के लिए समान कानून, समान न्यायालय, एक जैसे गुनाह का समान दंड, अर्थात कानून सभी को अपने बचाव के समान अवसर प्राप्त करना ही क्या है, कानूनी समानता है। अमीरों को, गरीबों को, ऊंची जाति को, नीची जाति के लोगों, सभी को समान अवसर होना चाहिए, गुनाह पर दंड भी मिलना चाहिए और उनको अपने बचाव का अवसर भी प्राप्त होना चाहिए, नहीं गरीब व्यक्ति को अवसर ही प्राप्त नहीं हो। नेक्स्ट हम देखेंगे अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या होती है? देखो, राज्य के द्वारा सभी नागरिकों को समुचित विकास के अवसर प्राप्त होने चाहिए। अमीरों को, गरीबों को, सभी को उनको क्या होना चाहिए, समान अवसर प्राप्त हो अपने विकास के लिए। राज्य, जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर बिना भेदभाव के नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करेगा। ये होती है अवसर की समानता। भेदभाव नहीं करना है हमें बिल्कुल भी नागरिकों को सरकार की तरफ से। राज्य सभी को सब सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है शिक्षा की समानता। शिक्षा की समानता क्या है? देखो बेटा, इसके लिए कानून बन गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी मिला है। अब देखिए हम इसके बाद देखिए, राज्य अपने सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाता है। सभी को, लड़कियों को, लड़कों को, सबको क्या करेगा, वो समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाता है। लेकिन राज्य द्वारा समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना समानता का नहीं है। कमजोर वर्गों के लिए वो शिक्षा का विशेष सुविधा उपलब्ध करा सकता है, गरीबों के लिए विशेष सुविधाएं दे सकता है। इसको हम ये नहीं मानेंगे कि ये समानता का हनन हो रहा है। ये विशेष विधि के द्वारा हम सरकार समान करने के लिए कर सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। अब दोनों का संबंध देखेंगे लास्ट में। अब दोनों का संबंध देखते हैं तो क्या संबंध है। देखो बेटा, पहला है स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है। जब पहली बात दोनों विरोधी है, एक तो पता है दोनों विरोधी है तो कैसे है? इस सभी मत के समर्थक मानते हैं कि इनमें कोई मान्यता नहीं है, साम्यता नहीं है। लॉर्ड एक्टन का मानना है कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया। यानी समानता के चक्कर में लोग स्वतंत्रता की आशा की तरफ व्यर्थ हो गई, लोग समानता के चक्कर में रह गए, स्वतंत्रता का तो ध्यान नहीं है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, लोग स्वतंत्रता को भुला देंगे। इनकी मान्यता है कि प्रकृति में असमानता विद्यमान है। प्रकृति से व्यक्ति असमान है तो कितना उसको समान बनाओगे आप, इसमें लगे रहोगे तो स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। योग्यता योग्य में समानता ऐसा करने का कोई उचित नहीं है। जो योग्य है, योग्यता योग्य को हम एक नहीं कर सकते, कभी संभव नहीं होगा। मूर्ख को और बुद्धिमानों को भी एक करना बहुत मुश्किल है, इसका कोई उचित नहीं है। तो ये विरोधी है, एक दूसरे को विरोधी मानते हैं, न कि वास्तविक रूप से समानता इस की जा सकेगी। व्यवहार में दोनों में से किसी एक परिस्थिति को स्थापित किया जा सकता है। व्यवहार में दोनों में किसी एक ही परिस्थिति को स्थापित किया जा सकता है। यानी या तो समानता ही रह सकती है या स्वतंत्रता ही रह सकती, दोनों एक दूसरे विरोधी है। अब दूसरा क्या बताया इन्होंने, दूसरा विचार दोनों को एक दूसरे पूरक मानता है कि समानता स्वतंत्रता के बिना नहीं रह सकती और स्वतंत्रता समानता के बिना नहीं रह सकती। देखो सबसे पहले रूसो तो यहाँ तक कहता है कि समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित ही नहीं रह सकती। यानी समानता नहीं तो स्वतंत्रता भी नहीं है। यानी ऐसी स्थिति हो गई कि रूसो तो यही बोल रहा है कि जब समानता ही नहीं तो स्वतंत्रता किस लिए रह ही नहीं सकती। ऐसे पोलार्ड मोदे लिखते हैं स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता में नहीं है। जब स्वतंत्रता की समस्या कैसे दूर होगी, जब समानता रहेगी। जब स्वतंत्रता की समस्या है तो समानता का होना आवश्यक है, अगर समानता नहीं है तो स्वतंत्रता की समस्या बढ़ती जाएगी। व्यक्ति के विकास है तो दोनों ही आवश्यक है। बेटा सबसे जो मुख्य बात है इसमें, स्वतंत्रता समानता दोनों आवश्यक है। आप सब समझते हो, आप इतना तो आपको मालूम है, जब स्वतंत्रता है तो समानता भी होना जरूरी है। अरे ऐसी स्वतंत्रता किस काम की जिसमें एक दूसरे को समान नहीं माना जाए। बेटा जब देश स्वतंत्र हो गया और उसमें क्या लड़ने लग जाए कि तू तो गरीब है, तू अमीर है, तेरी जाति ऐसे, तो लड़ेंगे तो क्या की स्वतंत्रता हुई। साथ ही यह आवश्यक है कि दोनों अवधारण अपने मर्यादा पर रहे, यानी मर्यादा से बाहर नहीं रहे। महात्मा गांधी का विचार समीचीन है कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का भाव है, नहीं अपितु व्यक्तित्व के विकास के अवसर की प्राप्ति है। नियंत्रणहीन स्वतंत्रता स्वतंत्रता है तो बंधन युक्त स्वतंत्रता निरर्थक है। आगे थोड़ा और बताओ इसमें। राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी। जब राजनीतिक समानता नहीं मिलेगी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, अर्थहीन हो जाएगी।
नागरिकों का बड़ा समूह शासन की भागीदारी से वंचित हो जाएगा। वही नागरिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता का उपयोग करने का अवसर भी नहीं मिलेगी। दूसरी ओर लोगों को सामाजिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार बनकर रह जाएगी। केंद्रीकरण पूंजीपतियों के हाथों में हो जाने से शेष समाज में आश्रित हो जाएगा। अगर केंद्रीकरण आर्थिक समाज पर अधिकार कर लेंगे पूंजीपति तो क्या हो जाएगा, एक वर्ग गरीब हो जाएगा। इस प्रकार हर्बर्ट डी ने कहा कि स्वतंत्रता में समानता निहित है। याद रखना इस चीज को, स्वतंत्रता में समानता निहित है। स्वतंत्रता समानता में परस्पर कोई द्वंद्व नहीं है, नहीं दोनों एक दूसरे से पृथक है, वर्णिक आदर्श के दो तथ्य हैं। ये लेसन आपका कंप्लीट है, इसको याद करना। अब इस लेसन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको भी आप साथ ही याद करेंगे। विधि के शासन की पहला क्वेश्चन है, विधि के शासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। विधि के शासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सेकंड है सकारात्मक स्वतंत्रता को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट थर्ड है राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। और नेक्स्ट है इसके बाद में समानता का अर्थ एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। और जो अंतिम क्वेश्चन है नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेटा, और लोगों को बताएंगे, तुम्हारे जो स्टूडेंट है पास में रहने वाले सबको बताएंगे और सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको ताकि आपको अधिक से अधिक ये मिल सके आपको। थैंक यू। आगे हम देखेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर।